हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज अंसारी और आज ये फंडामेंटल राइट का ये लेक्चर नंबर 2 है। एनडीए फाउंडेशन बैच के नाम से हम ये लेक्चर सीरीज चला रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या क्लास 10th पास आउट कर चुके हैं, आप 11th और 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उसके साथ ही ये लेक्चर सीरीज से जुड़ करके अपनी एनडीए की प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। गाइस, 12th के बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है, सो आपके लिए गोल्डन टाइम है कि आप 12th और 11th और 10th की प्रिपरेशन के साथ ही एनडीए की भी प्रिपरेशन घर बैठे किया जाए। आपके सपनों को साकार ये हमारा चैनल यूट्यूब चैनल करेगा, ठीक है। सो गाइस, पेन और पेपर लेकर के तैयार हो जाइए। आज हम बात करेंगे लेक्चर 2 के बारे में। फंडामेंटल राइट चल रहा था हमारा, ठीक है। फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड कर दिया है अपने इस चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाकर के एनडीए जीएस के नाम से प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, एनडीए जीएस के नाम से आप जाकर के देख सकते हैं। फाउंडेशन बैच, कॉन्सेप्टर बैच है ये, ठीक है। मतलब बिगिनर्स के लिए बैच है बेसिकली, ठीक है। हमने ऐसे इस सिलेबस को डिज़ाइन किया है। गाइस, ये लेक्चर 2 है, ठीक है। लेक्चर 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इस अपने चैनल पे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2, फंडामेंटल राइट। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 12 के बारे में, अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में इस वीडियो में। बच्चों, फंडामेंटल राइट संविधान के भाग 3 में दिया गया है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में बात किया। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का जिक्र करता है, आर्टिकल 12 से 35 तक। वैसे फंडामेंटल राइट शुरू होता है अनुच्छेद 14 से, बट 12 और 13 भी मूल अधिकार का ही हिस्सा है, इसे भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में। मेरा नाम है सरफराज अंसारी और चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 12 ये कहता है राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। बच्चों, ये राज्य, ये उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल वाला राज्य नहीं है। राज्य का मतलब यहाँ पे ये है गवर्नमेंट से है, जो हमारे देश में शासन कर रहे हैं, बड़ा से बड़ा पद या छोटा से छोटा पद। तो राज्य जो शब्द है उस वो आप यूटी और राज्य से डिनोट मत कीजिएगा। ये राज्य अलग है और ये राज्य अलग है। राज्य का मतलब ये है कि जो फंडामेंटल राइट भारतीय नागरिक को, भारतीय सिटीजन को मिलेगा, बेसिकली उसे कौन देगा, किसकी जिम्मेदारी है सिटीज़न ऑफ इंडिया को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करना। यानी भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार देने की जिम्मेदारी किसकी है। जैसे एक हर माँ बाप का फ़र्ज होता है, कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, बच्चों को शिक्षित करे, अच्छे संस्कार दे। समाज का भी एक फ़र्ज होता है। उसी प्रकार राज्य के अंतर्गत आने वाले वह सभी समूह, संगठन, सरकार भारतीय नागरिक को मूल अधिकार प्रोवाइड करने में अपना फर्ज या कर्तव्य निभाएंगे। सीधी सी बात ये है, ठीक है। सो राज्य का डेफिनेशन है आर्टिकल 12 में। बच्चों, यहाँ से ही पहला सवाल आएगा कि आर्टिकल 12 किससे संबंधित है। तो राज्य से, और राज्य की परिभाषा का उल्लेख करता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि राज्य में कौन कौन से टर्म आएंगे। केंद्र सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राज्य का हिस्सा है। राज्य की सबसे बड़ी आप संस्था कह सकते हैं। पार्लियामेंट, संसद, संसद के दोनों सदन, यहाँ तक कि तीसरा अंग राष्ट्रपति भी। ये राष्ट्रपति भवन का आप साइन देख सकते हैं। तो केंद्र सरकार और पार्लियामेंट ये राज्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, स्टेट के अंतर्गत आते हैं। देखिए, मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप राज्य को 28 राज्यों से मत जोड़िएगा। राज्य यहाँ अलग है, वह है जो आपको मूल अधिकार प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वो राज्य की हम बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। जो राज्य सरकार है और जो राज्य विधानमंडल है, ये भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। राज्य के स्तर पर अब ये राज्य स्टेट के स्तर पर,
उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, इनके स्तर पर राज्यों की जिम्मेदारी होती है उस राज्य के जनता को ये राइट देना, अधिकार देना। ठीक है, तो ये भी जो आपका है, केंद्र सरकार तो राज्य के अंतर्गत आ ही रहा है, जो आपका राज्य सरकार है ये भी स्टेट के अंतर्गत आएगा। ठीक, पंचायत है बच्चों, गांव के स्तर पे जो पंचायत समूह हैं यह भी राज्य की ही हिस्सा है। यह भी नागरिकों को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी रखते हैं, इनका कर्तव्य होता है, फर्ज होता है। शहर में जो नगर पालिकाएं हैं और जिले स्तर पे जो जिला बोर्ड सुधार है, राइट, ये सारी चीज़ें राज्य के अंतर्गत आती हैं और ये आपको फंडामेंटल राइट दिलाने के लिए मदद करते हैं, या कहें तो इनका कर्तव्य बनता है। ठीक है, इनके अलावा बच्चों संवैधानिक प्राधिकरण, संवैधानिक प्राधिकरण का मतलब ये होता है वह संस्था जिनका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में हो या संविधान में हो। जैसे आपका निर्वाचन आयोग हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, वो आपका संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग हो गया यानी फाइनेंस कमीशन हो गया, ये भी आपका एक संवैधानिक प्राधिकरण है। या आपका यूपीएससी हो गया, संघ लोक सेवा आयोग, जो आपका एनडीए का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, तो ये भी आपका एक संवैधानिक संस्था हो गया। ठीक है, गैर संवैधानिक प्राधिकरण, गैर संवैधानिक प्राधिकरण में वह समूह आएंगे जिनका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है, हालांकि राज्य के अंतर्गत उन्हें शामिल किया जाता है, क्योंकि जनसंख्या या लोगों के अधिकार को दिलाने में इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आपका एलआईसी हो गया, एलआईसी लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, ओएनजीसी हो गया आपका, या सेल हो गया, ये सारी चीज़ें गैर संवैधानिक प्राधिकरण हैं। संविधान के किसी अनुच्छेद में इनका उल्लेख नहीं है, बट बच्चों ये चीज़ें उल्लेख न होने के बाद भी ये राज्य के अंतर्गत इन्हें शामिल किया जाता है। सो राज्य का मतलब स्टेट है और स्टेट का मतलब जो फंडामेंटल राइट अपने देश के नागरिकों को दिलाने के लिए जिम्मेदार हैं। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक जो सबसे बड़ा लेयर है वो राज्य कहलाता है, और बड़े के साथ साथ जो स्टेट के लेवल पे, जो गांव के लेवल पे, ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ स्टेट है। ठीक है, सो ये रहा आपका आर्टिकल 12। आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा से संबंधित है बच्चों। ठीक है, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा आर्टिकल के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। अनुच्छेद 13 के बारे में जिक्र करते हैं। अनुच्छेद 13 ये कहता है, पहले देख लेते हैं फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। आर्टिकल 13 विधि शब्द से संबंधित है। आप ध्यान रखेंगे विधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 13 में। बच्चों ये समझने का प्रयास करते हैं कि आर्टिकल 13 बेसिकली क्या कहता है। देखिए, संविधान हमारा बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, राइट। सारे अनुच्छेद उसी दिन लागू नहीं हुए, कुछ आर्टिकल लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को, जैसे नागरिकता से संबंधित। ठीक है, बट आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, बेसिकली इसीलिए मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत उस दिन एक गणतांत्रिक देश बना। तो समझने वाली बात ये है कि जब बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था भारत में, संविधान नहीं था, संविधान के तहत रूल नहीं किया जा रहा था, तो उसके पहले भी कुछ रूल रेगुलेशन तो थे ना। ऐसा तो नहीं था कि उसके पहले कुछ रूल नियम कानून नहीं थे, तो बिल्कुल थे। भारत शासन अधिनियम और उससे पहले के बहुत सारे अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए सब नियम थे। सो गाइज, ये आर्टिकल ये कहता है कि अगर संविधान बनने से पहले या संविधान बनने के बाद कोई ऐसा कानून हो जो मूल अधिकारों के असंगत हो। असंगत का मतलब ये है कि मूल अधिकार में कोई बात कही गई हो और वो कानून
उस बात को काट रहे हों तो वो पहले या बाद के कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा, उजागर नहीं किया जाएगा और मूल अधिकार पे हम लोग डटे रहेंगे, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है सिटीज़न ऑफ इंडिया की, भारतीय नागरिकों की। और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अभी हम लोग 13 के जो 4 सबसेक्शन है, 4 उपवर्ग है, उसको देखेंगे। न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। जुडिशरी जो है अगर किसी सब्जेक्ट पे चाहे तो न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है, मतलब अपने फैसले को पुनः वह संज्ञान में लेकर के उस पे कोई निर्णय दे सकता है। ठीक है, ये न्यायिक पुनर्विलोकन होता है, जुडिशियल रिव्यू इसे कहते हैं, जो आर्टिकल 13 के तहत, अनुच्छेद 13 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत। ध्यान रखेंगे, न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का उल्लेख 3 आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। बच्चों ये अपने कॉपी में नोट करके इसको हाईलाइट कर दीजिए, यहाँ से सवाल जरूर बनेगा। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है, सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है न्यायिक पुनर्विलोकन करने की शक्ति, जो 13, 32 और 226 में इसका उल्लेख किया गया है। तो सवाल बनेगा कि 13 अनुच्छेद में किस चीज़ के बारे में दिया गया है, तो विधि शब्द से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, विधि शब्द से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 13 के जो सब सेक्शन है, 4 सब क्लॉज हैं, सब आर्टिकल हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 13(1) ये कहता है, आर्टिकल 13(1) ये कहता है बच्चों, ठीक है, कि संविधान लागू होने के पूर्व के असंगत कानून, मतलब संविधान बन गया और उससे पहले कुछ ऐसे कानून थे जो मूल अधिकार के असंगत हो रहे हैं। असंगत का सीधा सा मतलब ये है, मैंने अभी आपको बताया कि यदि कोई संविधान बनने से पहले कानून कोई ऐसा था जो अब मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, अर्थात मूल अधिकार को गलत ठहरा रहा है, तो वो असंगत माना जाएगा और उस कानून को, संविधान के लागू होने से पहले के कानून को पूरी तरह से क्या कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। उसे ही कहते हैं हम लोग आच्छादन का सिद्धांत। क्या कहते हैं बच्चों, आच्छादन का सिद्धांत। तो सवाल बनेगा, आच्छादन का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, आर्टिकल 13(1) या आर्टिकल 13 आप कह सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया? अगर समझ में आता रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएंगे। ठीक है, और कोई डाउट हो बच्चों तो कमेंट में आप पूछे, हम लोग उसका निराकरण अगली वीडियोज़ में करते रहेंगे। ठीक है, 13(2) ये कहता है कि संविधान लागू होने के बाद के असंगत कानून, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो बना 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, बना तो नवंबर 1949 में, 26 नवंबर। बट बच्चों समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि सर ये भी तो हो सकता है कि मूल अधिकार तो मूल संविधान में मेंशन है, 7 मूल अधिकार थे, एक डिलीट करके और 6 आज के टाइम में है, वर्तमान में है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था, आगे भी चर्चा करेंगे इसके बारे में। लेकिन इसके बाद भी तो कानून बनेंगे, बहुत सारे कानून आज तक बने हैं। तो साफ साफ 13(2) ये कहता है कि संविधान लागू होने के बाद के असंगत कानून, मतलब कोई ऐसा कानून जो संविधान बनने के बाद बना हो और वो मूल अधिकार के असंगत हो या मूल अधिकार का उल्लंघन करता हो, तो उसे कहा जाता है पृथकरणीय सिद्धांत। अर्थात वो कानून कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा, अर्थात वो ज़मीन पे दिखेगा नहीं, मतलब उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसके तहत रूल रेगुलेशन नहीं चलाया जाएगा जब तक कि वो मूल अधिकार हटे ना कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे ये जो मूल अधिकार है अगर असंगत है उस कानून से, तो वो असंगत कानून, वो जो कानून है जो संविधान के बनने के बाद बना है, उस कानून को रख दिया जाएगा, थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाएगा। इसलिए कि जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये असंगत मूल अधिकार हो रहा था, अगर ये हटा दिया जाए, इसको कम कर दिया जाए, तो फिर वो कानून आ सकता है।
बट पहले वाले केस में क्या था 13(1) में, तो उसे वो डिलीट कर दिया जाएगा पूरी तरह से। इसे कहा जाता है पृथक्करणीय सिद्धांत, पृथक्करणीय का सिद्धांत। ठीक है, सो याद रखेंगे पृथक्करणीय का सिद्धांत भी अनुच्छेद 13 से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 13(2) से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 13(3) ये कहता है बच्चों विधि का अर्थ। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि अब कैसा कानून, किस कानून को हम असंगत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वही जानने का प्रयास करेंगे। विधि का अर्थ अर्थात संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून। अगर संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून है, वो कानून इस विधि में शामिल होंगे जो अनुच्छेद 13 कहता है। कोई अध्यादेश, कोई ऑर्डिनेंस अगर जारी कर दिया जाए, ये कोई गवर्नमेंट आदेश जारी कर दे, कोई उपविधि बना दिया जाए, कोई नियम बना दिया जाए, विनियम बना दिया जाए, या कोई अधिसूचना दे दिया जाए, या पहले की रूढ़ियाँ वो प्रथाएं, वो सारी चीज़ें विधि के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे 13(3) ये कहता है। ठीक है, मतलब विधि का अर्थ ये है कि जो संसद बना दे कानून, राज्य विधानमंडल बना दे, अध्यादेश जारी कर दिया जाए, या आदेश कोई जारी कर दे गवर्नमेंट, कोई उपविधि, कानून, विनियम, नियम वगैरह बना दिया जाए, ये सारे लॉ के अंतर्गत आएंगे, आर्टिकल 13 के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है बच्चों, इस कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि हमारा पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकता है कि कोई कानून बनाए जो मूल अधिकार के असंगत हो और वो कह दे कि ये कानून विधि के अंतर्गत नहीं है, अर्थात कोई विधि होना चाहिए जो मूल अधिकार का असंगत है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। पार्लियामेंट जो बनाएगा वो कानून होगा, वो इस विधि के अंतर्गत आएगा। अगर मूल अधिकार के असंगत होगा तो उसे रोकना पड़ेगा पृथक्करणीय सिद्धांत के अंतर्गत। जो सब क्लोज 4 है 13(4), वो ये कहता है आर्टिकल 13(4), ठीक है, अनुच्छेद 13(4) क्या कहता है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन का संशोधन कर दिया जाए, अमेंडमेंट कर दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रोविज़न का, तो वो संशोधन इस विधि के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। ये बात समझ रहे हैं आप? मतलब कोई प्रावधान संविधान के किसी हिस्से में है और उसका हमने क्या करा, संशोधन कर दिया, उसका अमेंडमेंट कर दिया, तो ये जो अमेंडमेंट होकर के जो कानून बनेगा, जो लॉ बनेगा, वो इस विधि के अंतर्गत क्या आएगा, नहीं आएगा। हालांकि 1971 से पहले ये था, बट संविधान 24वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 13 में बदलाव किया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया और ये कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन संविधान का अगर किया जाएगा, संविधान के किसी हिस्से का किया जाएगा, तो वो विधि के अंतर्गत नहीं आएगा, अर्थात वो मूल अधिकार के असंगत नहीं माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो आप जो चारों सब क्लॉज देख रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आप नोट्स उम्मीद है आप बना रहे होंगे। तो बच्चों ये रहा हमारा मूल अधिकार का लेक्चर 2। कल हम बात करेंगे अगले दिन, अगले हमारे 3rd लेक्चर में समानता के अधिकार के बारे में। 14 से 18 तक के आर्टिकल का हम लोग उसमें डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब